सबसे पहले तो आज राजीव जी, ये जो आपने नया वेश धारण किया है, जब से आप देश की संसद में पहुंचे हैं और मंत्री बने हैं, खास तौर पर इससे पहले नहीं पहनते थे, आप मुंडू में दिख रहे हैं और आरोप ये लग रहा है कि एक के बाद एक कीमतें सेंचुरी मार रही हैं देश में। सर, टमाटर हो, पेट्रोल हो, सब सेंचुरी मारने में लग गए हैं। तो मंत्री जी कुछ बताइए, वेश बदलने में और इस महंगाई में कभी आप निकले हैं क्या टमाटर खरीदने मुंडू पहन के? नहीं, थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया, थैंक यू उसके लिए। देखिए, महंगाई और इकोनॉमिक जो हमारा इकोनॉमिक आउटलुक है, इसके बारे में आप मैं थोड़ा इंग्लिश और हिंदी में बोलूँगा, क्योंकि मेरा यहाँ वैसे भी हिंदी प्रोग्राम में आना मेरे लिए एक बहुत ही लीप ऑफ फेथ जैसे चीज़ है। दिस इज़ नॉट अ ट्रिवियल इशू, क्योंकि हम जो अभी 19 महीने के बाद, कोविड के बाद हम बाहर निकल रहे हैं, वी आर रीचिंग दिस स्टेज आफ्टर एन अनप्रेसिडेंटेड ग्लोबल क्राइसिस। और इसमें ये भूल जाना कि बहुत कुछ हुआ है, ग्लोबल इकोनॉमी में बहुत कुछ डिस्ट्रप्शंस हुए हैं और उसको भूलना नहीं चाहिए। एक दूसरा, ये जो इशू इन्फ्लेशन का जो आप कहते हैं, या फूड प्राइस या पेट्रोलियम प्राइस के बारे में बहुत कुछ चर्चा हुआ है और होता रहेगा भी, इसका डायरेक्ट कोरिलेशन है इंटरनेशनल फ्यूल प्राइसेस से। अगर आप देखोगे कि हमारा जो फ्यूल प्राइसेस फॉर द लास्ट 12 मंथ्स हैव, इंटरनेशनल फ्यूल प्राइसेस, द ब्रेंट फ्यूल प्राइस हैज़ कॉन्स्टेंटली गॉन अप, और हम एक नेट इंपोर्टिंग नेशन हैं फ्यूल्स के, तो हमें इम्यून रहना इंटरनेशनल फ्यूल प्राइसेस से, इट इज़ असंभव, इट इज़ इम्पॉसिबल। तो मैं मानता हूं कि जो फ्यूल प्राइसेस का जो नरेटिव लोग बना रहे हैं कि इट इज़ समहाउ इंडिया इज़ एन आइलैंड इम्यून फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये गलत है। और फ्यूल प्राइसेस यहाँ पे ट्रैक कर रहे हैं इंटरनेशनल फ्यूल प्राइसेस, एक वो। दूसरा, आपने मेरे धोती के बारे में आपने कुछ कहा। हाँ। ये मतलब टेक अवतार आपका है ना सर? हाँ, नहीं, टेक वर्ल्ड से मंत्री बनते ही मुंडू अवतार। इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है कि मेरा जो आइडेंटिटी है, या मेरा जो कॉस्ट्यूम, मेरा जो स्टेट के ड्रेस हैं और मेरे टेक्नोलॉजी आइडेंटिटी में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। मैं यही हूँ। मैं दिल्ली में जब आता था पहले मैं नहीं पहनता था, क्योंकि यहाँ पे कोई देयर वाज सम अदर रीति रिवाज, लेकिन यही मैं हूँ और यही मैं रहूँगा। यही आप हैं और यही रहेंगे। और टमाटर खरीदने जाएंगे? हाँ, टमाटर खरीदने जाऊंगा। दाम बताया सर आपको? मैं अभी तक गया नहीं हूँ, तो जब जाऊंगा मैं बताऊंगा आपको। मनीष तिवारी जी, लगभग वही दलीलें हैं जो आपकी सरकार देती थी, अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतें, और उसी का असर है कि हम देखते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, हर रोजमर्रा की चीज पर उसकी कीमत बढ़ती है। तो कौन सी जादू की छड़ी हो जाएगी? देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो आपका और आज तक का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बहुत मशकूर हैं हम कि आपने आपके अपने इस कार्यक्रम में हमको बुलाया। मुझे याद आ रहा है कि जब वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने वर्ष 2020-21 का आम बजट संसद में प्रस्तुत किया था, तो उसके पहले अंश में उन्होंने एक बात कही थी कि वर्ष 2006 से लेकर 2016 तक, और वैसे वो 2006 से 16 नहीं है, जो वो रेफरेंस है वो 2004 से 14 तक का है, 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया गया था। ये कोई यूपीए ने बात नहीं कही, कांग्रेस ने बात नहीं कही, भारतीय जनता पार्टी के वित्त मंत्री ने ये बात कही थी। उनका कहने का तात्पर्य ये था कि 2004 से लेकर 14 तक, इसके बावजूद कि आर्थिक महामारी आई, महामंदी हुई, यूरोजोन क्राइसिस हुआ, जो भारत की अर्थव्यवस्था थी वो निरंतर और लगातार 8% से ज़्यादा साल भर साल 10 साल तक बढ़ती रही। दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जब 2014 में इनकी सरकार बनी और उसके बाद जो नोटबंदी की एक प्रक्रिया प्रधानमंत्री जी ने इस देश के ऊपर थोपी, उसके बाद देश की जो अर्थव्यवस्था है वो लुढ़कती गई है। राजीव चंद्रशेखर जी सही कहते हैं कि आज हो सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में जो कच्चे तेल की कीमत है वो बढ़ रही है, पर 2014 से लेकर लगभग 2020 तक कच्चे तेल की कीमत
एक ऐतिहासिक लो पे रही है, और उस दौरान एनडीए भाजपा सरकार ने उसके ऊपर कर लगाकर 7 लाख करोड़ रुपए से अधिक भारत की जनता से वसूले हैं। तो इसलिए ये कहना कि तेल की कीमतें आज बढ़ रही हैं क्योंकि कच्चे तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ रही है, ये सही नहीं होगा। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत कम थी, जब तेल की कीमत इस देश में 35-40 रुपए होनी चाहिए थी, इन्होंने कर लगाकर पूरे 7 वर्ष तक 7 लाख करोड़ रुपए से अपनी तिजोरी भर ली और जो आम जनता है उसके ऊपर भार डालते रहे।